हेलो स्टूडेंट्स, मार्क्स के विकास सिद्धांत की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मार्क्स के विकास सिद्धांत के अंतर्गत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और मार्क्स का अतिरेक मूल्य के सिद्धांत की चर्चा की थी और हमने उसमें डिस्कस किया था कि अतिरेक मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स मानते हैं कि अतिरेक मूल्य का स्रोत श्रम है और जो पूंजीपति है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है और लाभ अतिरेक मूल्य पर निर्भर करता है और अतिरेक मूल्य के अलावा जो लाभ है वह पूंजी की संगठित संरचना, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल पर निर्भर करता है। पूंजीपति अतिरेक मूल्य को बढ़ाने के लिए पूंजी का संचय करते हैं, लेकिन पूंजी संचय के साथ साथ और तकनीकी प्रगति से C/V यानी जो पूंजी की संगठित संरचना है उसका अनुपात बढ़ता जाता है और लाभ की दर में घटने की प्रवृत्ति होती है, जिसको मार्क्स ने लाभों की घटती हुई दर का नियम कहा है, जिसका कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस चित्र के माध्यम से भी हमने उसको स्पष्ट किया था कि किस प्रकार जो पूंजी की मात्रा बढ़ाने पर जो लाभ की दर है वह घटती हुई होती है। हम OK1 पूंजी से OK2 पूंजी की मात्रा करने पर जो लाभ की दर है वह घटेगी और उस घटती हुई लाभ की दर को इन दो रेखाओं T1 और T2 ये जो दो रेखाएं हैं इनके स्लोप से भी हम इसको देख सकते हैं और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजी संचय का एक परिणाम यह भी होता है कि बड़े भारी उद्योगों में पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता है, पूंजी का कंसंट्रेशन हो जाता है और पूंजी संचय तथा संकेंद्रण से स्थिर पूंजी में वृद्धि तथा चल पूंजी में कमी होती है। इसका मतलब यह है कि तकनीकी प्रगति के अंतर्गत प्रायः श्रम बचत उपकरणों लेबर सेविंग डिवाइसेज का प्रयोग होता है। इस श्रम बचत करने वाले उपकरणों और तकनीकी के प्रयोग से अतिरिक्त मानव शक्ति सरप्लस मैन पावर पैदा होती है और जिसे मार्क्स ने औद्योगिक रक्षित सेना इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कहा है, यानी मशीनों के द्वारा श्रम का स्थान लेने से औद्योगिक रक्षित सेना इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी उत्पन्न हो जाती है और यह इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी IRA पूंजीवाद के विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है और इससे रोजगार में लगे हुए श्रमिकों की स्थिति और खराब होने लगती है, क्योंकि रिजर्व सेना के सदस्यों में नौकरी प्राप्त करने की होड़ मजदूरी दर को और घटा देती है। तो हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी के होने से मजदूरी में कटौती होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं OX अक्ष पर लेबर सप्लाई है, OY अक्ष पर वेज रेट मजदूरी दर है।
जब RA इसके बराबर इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी है, उस स्थिति में जो सप्लाई है श्रमिकों की वह ज़्यादा है और डिमांड श्रमिकों की कम है, यानी सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर। तो इस स्थिति में जो मजदूरी दर OW होनी चाहिए वह उसको घटाकर पूंजीपति OM तक ले आते हैं, क्योंकि पूंजीपति श्रम बचत करने वाले मशीनें लगाता है और मजदूरी दर को घटाकर OM स्तर तक ले आता है। यानी इससे जो काम पर लगे हुए श्रमिक, जो OL श्रम काम पर लगे हुए हैं, उनकी स्थिति भी खराब हो जाती है इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी उपस्थित होने पर, क्योंकि सप्लाई अधिक है, डिमांड कम है श्रम के लिए। तो जो पूंजीपति हैं वह श्रमिकों की मजदूरी को OW से घटाकर OM तक ले आते हैं। इसको मार्क्स ने जनसाधारण की बढ़ती हुई विपत्ति का नियम कहा है। यानी रिजर्व सेना का अस्तित्व, जो कि तकनीकी प्रगति के कारण रिजर्व सेना अस्तित्व में है, वह मजदूरी दर को निर्बाध स्तर तक रखता है और इससे जो पूंजीपति है उनका अतिरेक मूल्य बढ़ता है, जिससे पूंजी निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूंजीवाद के अंतर्गत होती है। विद्यार्थियों, अब हम मार्क्स के अकॉर्डिंग पूंजीवादी संकट की चर्चा करते हैं। मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवादी जो विकास है वह अनिरंतर प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें चक्रीय उतार चढ़ाव आते हैं। यानी मार्क्स मानते हैं कि विकास प्रक्रिया में चक्रीय उतार चढ़ाव विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों, लाभों की घटती हुई दर की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए जो पूंजीपति है वह मजदूरी को घटाकर, काम के घंटों को बढ़ाकर और श्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर जो सरप्लस वैल्यू की जो दर है, अतिरेक मूल्य की दर है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी लाभों की दर घटती जाती है और उत्पादन अधिक लाभदायक नहीं रहता है और जो औद्योगिक रक्षित सेना है वह बढ़ती जाती है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी बढ़ती जाती है और ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक पूंजीपति है वह मार्केट में अपनी वस्तुओं के ढेर को बेचने का प्रयास करता है। जब पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा होती है तो उस समय जो छोटी छोटी फर्में, विद्यार्थियों, वो बाजार से गायब होने लगती हैं। वस्तुओं का अति उत्पादन होता है, कम उपभोग होता है, पूंजीपतियों को अपनी वस्तुओं का मार्केट खोजने में कठिनाई होती है और कीमतों में कमी की प्रक्रिया पूंजीवादी संकट, कैपिटलिस्टिक क्राइसिस को जन्म देती है। विद्यार्थियों, मार्क्स के इस विश्लेषण में पूंजीवादी संकट के 3 कारण हैं। लाभ की घटती हुई दर, जिसका हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि पूंजीवादी विकास के साथ साथ, पूंजी संचय के साथ साथ लाभ की दर घटती जाती है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित विकास भी पूंजीवादी संकट का कारण है। इसका मतलब है
कि जो पूंजीपति हैं, जो उत्पादक हैं, उनको बाजार की भावी प्रवृत्तियों की पूर्ण जानकारी भी नहीं होती। इसके कारण अति उत्पादन की जो समस्या है वह पैदा हो जाती है। अति उत्पादन के कारण बाजार में वस्तुओं की भरमार हो जाती है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में जो उत्पादन है वह स्वतंत्र रूप से होता है और बाजार की भावी प्रवृत्तियों को आकलित करने में, उनका अनुमान लगाने में पूंजीपति प्रायः गलती कर बैठते हैं। इसलिए बाजार में अति उत्पादन हो जाता है। तीसरा इसका कारण है अल्प उपभोग, अंडर कंजम्पशन। अंडर कंजम्पशन या अल्प उपभोग के कई कारण हैं इस स्थिति में, कि एक तो जनसाधारण की जो क्रय शक्ति है वह सीमित होती है, वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक हो रहा होता है, अति उत्पादन हो रहा होता है, और जिस वर्ग की एमपीसी अधिक होती है उसकी तो क्रय शक्ति नहीं होती, और जो पूंजीपति वर्ग है उसकी क्रय शक्ति, उसकी एमपीसी कम होती है। इसके कारण पूंजीवादी संकट का जो कारण अल्प उपभोग भी है। विद्यार्थियों, मार्क्स हैं वो से का नियम यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, इसमें मार्क्स विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जो अल्प उपभोग या अंडर कंजम्पशन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि श्रमिक वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति उनकी क्रय शक्ति के द्वारा सीमित होती है, और जो पूंजीपति हैं वह अधिक संचय करने की कोशिश करते हैं ताकि औद्योगिक सम्राट बन सकें, और इस कारण से वह अपने उपभोग व्यय को भी नहीं बढ़ाते हैं, प्रायः स्थिर रखते हैं। तो इन सब कारणों से जो मार्केट में बिना बिकी वस्तुएं रह जाती हैं और अति उत्पादन की स्थिति पैदा होती है, जिससे आर्थिक संकट पनपता है। तो इस संकट के समय में बेरोजगारी दर बढ़ जाती है, श्रमिकों की मजदूरी कम होती है, और छोटे छोटे पूंजीपति जो हैं वह तबाह हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विद्यार्थियों, लेकिन इसके बाद रिवाइवल भी होता है, जिसको कहते हैं पुनः प्रवर्तन भी होता है, जल्दी ही पुनः प्रवर्तन होता है। यानी पूंजीवादी संकट से मंदी और उसके बाद पुनरुत्थान तथा तेजी, और फिर संकट का चक्र पुनः शुरू हो जाता है। यानी कीमतों का निम्न स्तर, मजदूरी कटौती, पूंजी का नाश, लाभों की जो दर है उसको आगे बढ़ाते हैं, नए निवेश भी होते हैं, आगे पूंजीवादी विकास फिर शुरू होता है, लेकिन फिर वही चक्र क्रियाशील हो जाता है। यानी पूंजीवादी संकट से मंदी और उसके बाद पुनरुत्थान और उसके बाद तेजी और फिर संकट, यह चक्र पूंजीवादी विकास में रहता है। और इस संकट की प्रत्येक अवधि में शक्तिशाली पूंजीपति कमजोर पूंजीपतियों का अधिकार छीन लेते हैं, और इसके बाद जो सर्वहारा वर्ग है उसका क्रोध बढ़ता जाता है, मजदूर वर्ग का क्रोध बढ़ता जाता है, और अंत में पूंजीवाद का जो विनाश है वह होता है। पूंजीवाद का मार्क्स कहते हैं प्रलय दिन आ पहुंचता है, और उसके बाद श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है, पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना होती है। तो इस पूरी विकास प्रक्रिया में मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के विनाश के बीज स्वयं पूंजीवाद में निहित है। तो मार्क्स का जो आर्थिक
विकास का सिद्धांत है वह पूंजीवादी विकास प्रक्रिया का गहनतम निरीक्षण है और इसमें उन्होंने पूंजीवाद के विकास और उसके विनाश के बाद समाजवाद के आगमन की भविष्यवाणी की है। विद्यार्थियों, ये मार्क्स का विकास सिद्धांत है। अब हम इस सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या कमियां हैं और इस सिद्धांत के क्या गुण हैं। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक इस सिद्धांत की या मार्क्स के विकास सिद्धांत की अच्छाई या उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उसको कह सकते हैं कि मार्क्स ने माना कि तकनीकी प्रगति और पूंजी संचय आर्थिक विकास का आधार है। मार्क्स ये भी मानते हैं कि लाभ पूंजीवादी विकास का प्रेरक तत्व है और मार्क्स ये कहते हैं कि व्यापार चक्र आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। आर्थिक विकास डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनिरंतर प्रक्रिया है, विकास रुक रुक कर होता है। और मार्क्स ये भी मानते हैं कि स्थिर वृद्धि के लिए उपभोग तथा निवेश में संतुलन होना जरूरी है, यानी अल्प उपभोग मंदी का प्रमुख कारण है। और मार्क्स के मॉडल में औद्योगिक बेरोजगारी का कंसेप्ट इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी के रूप में अस्तित्व में है। लेकिन मार्क्स के विकास सिद्धांत का विश्लेषण करते समय जो अनेक विचारक हैं उन्होंने ये कहा है कि जो मार्क्स हैं उन्होंने जो इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या की है उसको भी उन्होंने कहा है कि मानवीय क्रियाएं केवल आर्थिक तत्वों के द्वारा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि गैर आर्थिक तत्व भी अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी जो मानवीय आवेश हैं, पैशंस हैं, भावनाएं हैं, संवेग हैं, इमोशंस हैं, धर्म हैं, ये सब भी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और समाज के ढांचे को विकसित करते हैं। और इसके अलावा जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी भी आलोचना की गई कि वर्ग संघर्ष न केवल दुर्भाग्यपूर्ण होता है बल्कि हानिकारक भी है और यह समाज में घृणा, बुरी भावना और संदेह को जन्म देता है। वास्तव में वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वह विकास विरोधी है। सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक शांति, सामाजिक मित्रता, राजनीतिक स्थिरता ये सब जरूरी हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो अधिकांश देशों में प्रबंध व्यवस्था में, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जाता है और इस नीति के अंतर्गत मालिक और श्रमिक अपने आप को सामाजिक जो संपत्ति है उसका साझीदार और रखवाले समझते हैं। तो इस प्रकार मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की भी आलोचना की गई। इसी प्रकार मार्क्स के अतिरेक मूल्य सिद्धांत को भी त्रुटिपूर्ण बताया गया है कि जो अतिरेक मूल्य है वह उसका जो स्रोत है केवल श्रम ही नहीं होता बल्कि उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि, पूंजी, उद्यम ये सब मिलकर, श्रम मिलकर वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो केवल श्रमिक वर्ग ही अतिरेक मूल्य का स्रोत नहीं है। जो वस्तुओं का जो मूल्य है वह उत्पादन के सभी साधनों के सहयोग का परिणाम होता है। और अतिरेक मूल्य का सिद्धांत इस बात पर निर्भर है कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह के बराबर वेतन मिलता है
श्रमिकों को उनके काम के से कम वेतन मिलता है और पूंजीपतियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। जबकि वर्तमान में पूंजीवादी प्रणाली में अन्य दूसरी प्रणालियों के तुलना में श्रमिक वर्ग का जो रहन सहन स्तर है वह बहुत ऊंचा है। श्रमिकों को ऊंचे वेतन प्राप्त हैं और हमें ये भी समझना चाहिए कि पूंजीगत विकास में जो पूंजीपति वर्ग है वह एक प्रेरक शक्ति का काम करता है और वही उद्यम आरंभ करने की पहल करता है। इसलिए यदि उसे उचित लाभ से वंचित रखा जाएगा तो विकास प्रक्रिया संभव नहीं है। इसके अलावा मार्क्स जो हैं वह पूंजीवाद के लचीलेपन को नहीं समझ पाए। जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न उपाय और प्रजातांत्रिक पूंजीवाद के रूप में उसका परिवर्तन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना और एकाधिकार विरोधी संबंधी नियम, ये सब आजकल पूंजीवादी प्रणाली में विद्यमान हैं, जिससे पूंजीवादी जो प्रणाली है वह निरंतर अपने आप को बनाए हुए है। इसके अलावा मार्क्स आर्थिक विकास प्रक्रिया में जो राज्य का योगदान है उसकी भी उन्होंने चर्चा नहीं की है और कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि समाजवाद पूंजीवाद का विकल्प है, बाद की अवस्था नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थियों, ये भी जरूरी नहीं है कि तकनीकी प्रगति से रोजगार घटे या श्रम की मांग बढ़े। तकनीकी प्रगति कुल मांग और आय को बढ़ाकर दीर्घकाल में रोजगार वृद्धि में भी सहायक है। तो मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि मार्क्स एक झूठा पैगंबर साबित हुए हैं और मार्क्स की विचारधारा का अनुसरण करने वाले सामान्यतः वह देश रहे हैं जो कि पूंजीवादी विकास में पीछे रहे हैं। तो इसलिए हालांकि मार्क्स के सिद्धांत में हमें पूंजीवाद की कार्यशैली के बारे में बहुत बहुमूल्य एवं रोचक विचार पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पूंजीवाद के बारे में सत्य सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए मार्क्स को कई बार असत्य भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। फिर भी मार्क्स का जो मॉडल है वह आर्थिक विकास प्रक्रिया और पूंजीवादी विकास प्रक्रिया का एक गहन और गंभीरतम निरीक्षण है और उसने पूंजीवाद की कमियों की ओर, अल्प उपभोग के कारण पूंजीवादी संकट की ओर इशारा किया है और इस प्रकार मार्क्स का विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास से संबंधित। मैं समझती हूँ कि विद्यार्थियों आपको मार्क्स का विकास सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।